हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से चित्रा मिश्रा। मेघालय के योगदान के बारे में ये सारा देखते हुए 1813 का आज्ञा पत्र, राजभाषा विवाद, मेघालय का विवरण पत्र, इसके बाद मेघालय का योगदान, आधुनिक शिक्षा में किस तरह से योगदान रहा और एट दैट टाइम उस समय जो 1835 का जो पूरा मिरर था, जो पूरा दर्पण था, उस समय किस तरह का था, ये सारी चीज़ें के बारे में हमने लास्ट वीडियो में लेक्चर वीडियो में हमने आपको बताया। और हम अब मैकाले के अधोगामी सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि मैकाले का अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत क्या था। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी का नाम दिया गया। अधोगामी सिद्धांत, मेघालय जी ने बताया था कि जब ये बात रखी गई कि अंग्रेजी को जिस तरह से आपने स्थान दिया है भारतीय भाषा के रूप में, भारतीय भाषा में जिस तरह से संस्कृत, अरबी, फारसी ये 3 भाषाएं थी, उसके साथ ही अंग्रेजी भाषा को भी जो समर्थन दिया गया, उसके बारे में तब भारतीयों ने या भारतीय विद्वानों ने यह कहा कि किस तरह से वो अंग्रेजी सीख पाएंगे, किस तरह से होगा। तो उन्होंने ये कहा कि जो विद्वान हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो विद्वान हैं और जो भारतीय विद्वान हैं, इनसे फिल्टर होकर, पहले तो उन्होंने ये बताया कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी के जो विद्वान हैं वो उनकी शिक्षा नीति जैसे जैसे चलेगी उनसे फिल्टर होके आके भारतीय विद्वानों के पास अंग्रेजी भाषा आएगी और उन भारतीय विद्वानों से अंग्रेजी भाषा डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी के तहत जो निम्न स्तर के जिनको अंग्रेजी शिक्षा के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं था, उनके लिए वो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी कारगर होगी। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत के बारे में उन्होंने इस प्रकार का बताया कि पहले शिक्षा नीति के तहत पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्वानों से भारतीय विद्वानों से जो निम्न स्तर था, जिसमें शिक्षा के लेवल से जो निम्न स्तर था, उसमें किस तरह से अंग्रेजी का ज्ञान कराया जाएगा, तो उन्होंने बताया डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी के आधार पर ये ज्ञान कराया जाएगा, जिसे उन्होंने अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत बताया। मैकाले का अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विवरण पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने भारतीयों के लिए जिस तरह से अपने अंग्रेजों के लिए जिस तरह से अंग्रेजवासी जो थे, जो यहाँ पर आए थे, उनके लिए जो सकारात्मक विचार रखे, जो अच्छी सोच रखी, जो उनके लिए अपने लोगों के लिए अच्छा सोचा, उससे किस तरह भारतीयों को किस तरह से प्लस पॉइंट रहा, किस तरह से भारतीयों को उसका लाभ मिला, ये उसमें हमारे मैकाले के योगदान के बारे में आता है। इस प्रकार हम वुड के घोषणा पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। वुड का घोषणा पत्र 1854। वुड के घोषणा पत्र में 1854, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, अतः उन्हीं के मान पर कंपनी का नया घोषणा पत्र हुआ, जिसकी घोषणा 19 जुलाई 1854, 19 जुलाई। जैसा कि ये वुड का घोषणा पत्र है, तो जो इसके पूरा नाम जो इनका था वो था चार्ल्स वुड। 19 जुलाई 1854 पूरा नाम इनका, वुड का घोषणा पत्र, इन्हीं के नाम पर ही इनका ये घोषणा पत्र पड़ा और चार्ल्स वुड इनका पूरा नाम था। ये घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का, 100 अनुच्छेद
ये घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों से बना। इसमें 100 अनुच्छेदों में शिक्षा के सुधार के लिए एक विशिष्ट योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसके द्वारा भारतीय शिक्षा में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वुड के घोषणा पत्र के गुण। अब हम गुणों के बारे में जानेंगे। चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र 1854 में पारित हुआ, वो उसके गुण क्या हैं? सबसे पहला है, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करके उसे एक निश्चित दिशा दी गई। दूसरा है, प्रथम बार शिक्षा विभागों की स्थापना का सुझाव दिया गया। जो पहले के शिक्षा विभाग थे, जितने पहले के शिक्षा विभाग थे, उनको जो वर्ग में बांटा गया था, उसमें शिक्षा विभागों के बारे में फिर से स्थापना की सुझाव दी गई कि इतने भारतीय जो शिक्षा विभाग हैं, ये फिर से एक नए सिरे से इनकी स्थापना की जाए। व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में पहली बार व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध हो, ये बात कही गई, जो बेहद ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, जिसमें उन्होंने बताया व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध हो, व्यवस्था हो। इसके बाद चौथा पॉइंट, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा दिया। स्त्री शिक्षा व मुस्लिम शिक्षा। पहली बार किसी गवर्नर जनरल ने इस तरह से अपने विचार रखे कि स्त्री शिक्षा को और मुस्लिम शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया गया। लास्ट पॉइंट, शिक्षा प्राप्त लोगों को सरकारी नौकरियां देने का भी सुझाव दिया गया। उसमें ये बात कही गई कि जो भी शिक्षा प्राप्त करेगा, जिसमें ये कंपल्सन था, ये बहुत ही मस्ट था, इम्पोर्टेंट था कि संस्कृत, अरबी, फारसी के साथ साथ जो अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन, उसी के साथ साथ मस्ट था कि अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करें। अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के साथ साथ वो नौकरी देने के विचार में थे, लेकिन नौकरी तो दी गई, लेकिन परसेंटेज का उसमें विषय था कि जो भी अंग्रेजी विद्वान थे, उन्होंने अंग्रेजी भाषा का आत्मसात कर लिया। उनके लिए भारतीय भाषा का कोई जबरदस्ती नहीं थी, फोर्सली नहीं थी किसी भी तरह का। और इधर जो थे, इन्होंने ये रख दिया कि जिन्होंने अंग्रेजी भाषा प्राप्त की है, उन्हीं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इससे भारतीयों में बहुत आक्रोश था, लेकिन फिर भी ये कहीं तक था कि जो भी हमारे अंग्रेज हैं, जो भी हमारे भारतीय विद्वान हैं, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये गुण के वो थे। इसके बाद हम चार्ल्स वुड के दोष के बारे में जानेंगे। चार्ल्स वुड के दोष क्या हैं? इसके द्वारा भारत की स्वतंत्र शिक्षा प्रणाली का अंत हो गया और उस पर राज्य का पूर्ण एकाधिकार हो गया। जो इससे पहले की जितनी भी नीतियाँ उसमें चल रही थी कि कुछ भारतीय जो थे वो बोल सकते थे, वो उनकी विचारधारा को बिल्कुल विराम दे दिया गया और ये बोल दिया गया कि अब कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, इसके आधार पर ही अध्ययन कराया जाएगा, शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। राज्य का पूर्ण शिक्षा पर जो था, वो राज्य का पूर्ण एकाधिकार हो गया। अब राज्य कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसमें बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्वान उसमें प्रवेशित थे और जो भारतीय विद्वान थे उसमें भी जो रखे गए, लेकिन उनको कोई भी ये अधिकार प्राप्त नहीं था कि अपना कोई भी निर्णय दे सके और वो पारित किया जा सके। केवल उनके सुझाव मांगे जाते थे, जिससे अंदर से आक्रोशित थे, लेकिन जब कुछ न कुछ एक प्रलोभन टाइप में, एक लालच टाइप में देते रहे और इस तरह से अपना जो राज करने का दायरा था वो बढ़ाते रहे। दूसरा है, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की छूट दी गई। ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार की छूट दी गई। उस समय जो 1854 के समय पर था, ईसाई बहुत ही कम थे और ऐसे ईसाई का जो प्रचार प्रसार था इस तरह से था कि तमाम सारे हिंदुओं का
सर कलम करके पेड़ पर टांग दिया जाता था अगर वो ईसाई धर्म स्वीकार नहीं करते थे। इस प्रकार जाने कितने हिंदुओं को ईसाई बनाया गया, डर के मारे वो हिंदू ईसाई बन गए कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें। और जिन्होंने यह स्वीकार किया, जिन्होंने उनके प्रस्ताव को नहीं माना, उनके सर कलम कर दिए और गए और पेड़ पे टांग दिया गया। इस प्रकार ईसाई धर्म प्रचार को बढ़ावा दिया गया था। और ईसाई धर्म प्रचार की किस तरह से इन लोगों ने अपने प्रचार प्रसार किया ईसाई धर्म का, कि हिंदुओं का ही हनन हुआ। नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा नौकरी प्राप्त करना हो गया। उन्होंने ये कह दिया कि ज्ञान प्राप्त करना, पहले यह था शिक्षा नीति से ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन इस जगह पर यहाँ पर इन्होंने नौकरी का प्रलोभन दे दिया, जिससे नौकरी बहुत ज़्यादा प्रतिशत में अगर हम देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्वानों को जिन्हें शिक्षा दी गई थी उनको नौकरियाँ प्राप्त हुई। भारतीय विद्वानों में तो जो विद्वान थे वो उंगली पर थे, उनको नौकरियाँ दी गई। शिक्षा विभागों की स्थापना करके शिक्षा को यांत्रिक बना दिया जाए। उन्होंने ये बताया कि शिक्षा विभाग की स्थापना हो और उस शिक्षा को यांत्रिक बना दिया जाए, यानी जो विभाग की स्थापना होगी फिर वो कंटिन्यू अपने अपने उस पे चैनल पे चलती ही चली जाएगी, उस पे किसी भी तरह का ब्रेक नहीं लगेगा। देन पाठ्यक्रम के पश्चात साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्व बताया। पाठ्यक्रम के पश्चात साहित्य को, यानी प्राच्य साहित्य को कुछ नहीं, प्राच्य साहित्य को कुछ नहीं बताया। पाश्चात्य साहित्य का बहुत ही प्रोत्साहित किया। पाश्चात्य जो शिक्षा थी उसको प्रोत्साहन दिया और प्राच्य शिक्षा का बिल्कुल ही दमन होता चला गया और ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्व प्रदान किया। इस प्रकार हमने मैकाले के योगदान के साथ साथ अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं, और इसके बाद हमने वुड के घोषणा पत्र 1854 में, जो कि 19 जुलाई 1854 को पारित हुआ। चार्ल्स वुड का पूरा नाम चार्ल्स वुड था। 100 अनुच्छेदों से ये प्रपत्र इसका तैयार किया गया था और इसमें गुण जो थे स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, इन सबको बढ़ावा दिया गया। और लेकिन दोष जो थे, दोष में पाश्चात्य जो शिक्षा थी उसको प्रोत्साहन दिया गया। इस प्रकार हम मैकाले के विवरण पत्र, मैकाले का योगदान, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत और तत्पश्चात वुड का घोषणा पत्र के बारे में बताने के बाद हम ये अपना लेक्चर वीडियो समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर वीडियो में